रमजान और नवरात्रों का पाक महीना चल रहा है और इसी महीने में पटवारी की वैकेंसीज भी आउट हो चुकी हैं। अब लॉकडाउन के चलते ऑफलाइन बैचेस कैसे अटेंड किया जाए, तो घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि स्पार्क इंस्टीट्यूट शुरू करने जा रहा है आपके लिए ऑनलाइन बैचेस विद स्पेशल डिस्काउंट, जिसमें आपको प्रोवाइड होंगी पीडीएफ, वीडियो लेक्चर्स, लाइव क्लासेस। आपका कोई भी डाउट हो, हमारी एक्सपर्ट फैकल्टीज देंगी आपके हर सवाल का जवाब। गुरप्रीत सर फॉर रीजनिंग, अनुपमा मैम फॉर जीके एंड जीएस, इंग्लिश बाय पूनम मैम, कंप्यूटर बाय सांचित सर। डेमो लेक्चर्स देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर आज ही जा सकते हैं। तो अपना टाइम वेस्ट ना करें, आज ही खुद को एनरोल करें। Very good morning to all of you. Welcome back to the online classes of the Spark Institute. My name is Bhanu Gupta. जैसे कि लास्ट लेक्चर के दौरान हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था लेक्चर 1 में, उस टॉपिक के रिगार्डिंग हमने बात की थी टैक्सेशन के ऊपर। तो टैक्सेशन में मैंने उस टाइम पे आपको फर्स्ट लेक्चर में जो बताए थे, दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द टैक्सेशन। तो मैंने आपको ये भी बताया था उस टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो टॉपिक आपका फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंस में भी कवर हो जाएगा और यही टॉपिक आपका एक जीएस पोर्शन को भी कवर करेगा। वहां पे एक टैक्सेशन का पॉइंट लिखा हुआ है। तो आई होप आप सबने मेरा फर्स्ट लेक्चर अच्छे से सुना होगा। तो उसके रिगार्डिंग अगर आपको लगता है कि उसमें अभी भी आपके कोई डाउट्स हैं या कोई भी आप अपना क्वेश्चन सोच रहे हैं, तो आप अपना एक कमेंट बॉक्स पे उसका क्वेश्चन डाल दीजिए। आपको बहुत जल्द उसका रिप्लाई मिल जाएगा इंस्टीट्यूट की तरफ से। तो मेरे साथ आज उसके आगे जो नया टॉपिक है वो भी एक इनकम का एक ऐसा हिस्सा है जिसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस होंगे। ठीक है जी, तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए आज उसी टॉपिक को, जो लेक्चर 1 था उसके आगे जो आने वाले कुछ और टॉपिक्स हैं जो उसका एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो उसके रिगार्डिंग आज मैं आपके सामने वो लेक्चर डिस्कस करने आया। तो चलिए डिस्कस करते हैं। जैसा कि पिछले टॉपिक में मैंने आपको टैक्सेस के बारे में 2 तरह के टैक्सेस बताए थे। एक बताया था आपको डायरेक्ट टैक्स और एक बताया था इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जिसका बर्डन सिर्फ एक इंसान पे पड़ता है और वही पर्सन लायबल करता है पे करने के लिए टैक्सेस को। बट इनडायरेक्ट टैक्सेस का मैंने आपको ये पैटर्न बताया था कि उसका बर्डन मुझ पर भी है, आप सब पर भी, देश के अलग-अलग राज्य जितने भी लोग, वन नेशन वन टैक्स कहा जाता है। आज उसी के रिगार्डिंग आगे हम बात करते हैं कि सर टैक्स कैसे लगाया जाता है, किस तरह से कितनी इनकम होनी चाहिए, कौन कौन से लोगों को लगाया जाता है, कितने तरह का, क्या उसका फर्म के लिए, कंपनी के लिए कुछ अलग अलग रूल्स हैं। तो उसके रिगार्डिंग आज हम से बात करने आए हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास आता है टैक्सेशन में एक इनकम। इस नाम से आप काफी ज्यादा वाकिफ हैं। तो उसके दौरान इनकम जो होती है, एक इंसान जब पैसा घर से कमाने के लिए निकलता है, उस पैसे को वो कितना कमा सकता है उसकी कोई लिमिट नहीं होती। वो अनएक्सपेक्टेड जितना मर्जी कमा ले। अब अगर रिलायंस कंपनी आज मार्केट में पैसा कमा रही है, अभी उसे ये भी नहीं पता कि मैंने और कितना पैसा और कमा सकता हूं, कितना फ्यूचर में है। वो अपने घर से काम करने के, इसी तरह से दुनिया में हर कोई इंसान जब पैसा कमाने के लिए निकलता है, बट वो पैसा कैसा होना चाहिए, इनकम टैक्स की नजरों में उसे क्या माना जाता है, उस तरह की ये चीजें जो होती है वो एक इनकम टैक्स अपने लॉ के अकॉर्डिंग जो होता है उसे टैक्सेबल करता है। तो सबसे पहले आपने समझनी है कि इनकम एक इंसान कहां से कमा सकता है और इनकम टैक्स उसे किस नजरिए से देखता है। क्या वो उस इंसान की इनकम का हिस्सा बनता है कि कितना पैसा वो उसने टैक्स भुगतान करना है, तो उसके रिगार्डिंग हम आज बात करेंगे उसके ऊपर। देखिए इनकम टैक्स की नजरों में 5 हिस्से होते हैं, 5 केसेस होते हैं या 5 अलग अलग सोर्सेज होते हैं जिसके ऊपर आपको एक टैक्स पे करना पड़ता है। वो 5 सोर्सेज कौन से होते हैं? सबसे पहले है इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी का मतलब ये है कि हम लोग चाहे पब्लिक सेक्टर में है या प्राइवेट सेक्टर में कहीं पे भी काम करते हैं, तो हमारी सैलरी जितनी भी बनती है उसके अकॉर्डिंग हमारा टैक्स जो होता है वो काटा जाता है। वो ऑटोमेटिकली आपके जो एम्प्लॉयर होते हैं, अगर आपकी इनकम सैलरी जो स्लैब्स है उससे ज्यादा है तब,
पॉइंट क्लियर? तो वो आपकी आगे जहां पे आप किसी भी सेक्टर में काम कर, चाहे आप बैंक में काम कर रहे हैं, चाहे आप किसी रेलवे स्टेशन में काम कर रहे हैं, किसी के प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो उसके दौरान वो आपकी एक बनती है सैलरी। ये पॉइंट क्लियर हो गया जी। दूसरा इनकम टैक्स कहता है, ये आपका आ गया पहला पार्ट, एक इनकम का हिस्सा। इनकम टैक्स कहता है कोई बात नहीं, आपने एक अपनी सैलरी कमा रहे हैं, वो आपके अकाउंट में आ रही है, बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यह पता चलता है कि आपने एक घर किराए पे भी चढ़ाया हुआ है, तो वो भी आपकी और उसका पैसा भी आप रिसीव कर रहे हैं, तो इनकम टैक्स उस इनकम को भी आपका एक हिस्सा है, क्योंकि इनकम का पैसा कौन रिसीव कर रहा है? आप। तीसरा पॉइंट, अगर आपने सैलरी के अलावा कोई बिजनेस या प्रोफेशन के दौरान आप कहीं पे सैलरी ले रहे हैं और शाम को कोई आपने टिफिन सर्विसेज का काम खोला हुआ है, कोई बिजनेस कर रहे हैं या कोई क्लासेस लेते हैं, तो उसके दौरान इनकम टैक्स आपको क्या, जो आपका एक्स्ट्रा टाइम बचा होता है उसे भी यूटिलाइज, क्योंकि सैलरी तो आपको बैंक से आ रही है, बट जो शाम को आप 2-4 घंटे काम एक्स्ट्रा कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से है या आपका कोई एक प्रोफेशनल एक हॉबी है जिसे आप छोड़ना नहीं चाहते, तो सरकार उस इनकम का, उससे भी आपने कोई पैसा कमाया तो सरकार उस इनकम को भी टैक्सेबल मानती है। 4 पॉइंट, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास आ गया आपका कैपिटल गेन। कैपिटल गेन क्या होता है कि जिसके अंदर आपने कुछ पैसा कमाया और इनकम टैक्स में उसका टैक्स देना और वो इनकम का हिस्सा भी आपका जोड़ता है। कैपिटल गेन आपकी प्रॉपर्टीज के ऊपर लगाया जाता है, इसके बारे में मैंने आगे भी डिस्कस और इसके रेट्स के बारे में भी डिस्कस किया हुआ है। कैपिटल गेन आपकी एक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, जहां पे आपने एक इन्वेस्टमेंट किया होता है लॉन्ग टर्म पर्पस के दौरान, तो उसे हम क्या कहते हैं, और उसे बेचने पे अगर आपको कोई मुनाफा होता है, 10 लाख की जमीन 15 लाख में बेच दी तो 5 लाख का जो मुनाफा हुआ तो वो आपका कैपिटल गेन माना जाता है। तो उसके दौरान आपके पास एक कैपिटल गेन की इनकम बनाई जाती है। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के दौरान अगर आपने कोई भी पैसा, आप बैंक में बैठे हैं और आपने एक पंजाब स्टेट बम्पर लॉटरी डाली जिसमें आपकी लॉटरी 100 रुपए की डाली, उसमें आपकी 2 करोड़ की इनकम आ गई, आपकी लॉटरी निकल गई। कौन बनेगा करोड़पति में आप गए हैं, आप बैंक का एम्प्लॉई हैं, आप बैंक की सैलरी भी रिसीव कर रहे हैं, बट कौन बनेगा करोड़पति से पैसा भी जीत कर आए हैं, तो वो दोनों इनकम्स आपकी टैक्सेबल मानी जाती हैं। अगर जब भी आपकी एक आईटीआर फाइल होती है तो उसके दौरान इनकम टैक्स उन 5 ऐसे हिस्से हैं जिसके दौरान इनकम टैक्स आपकी इनकम को चार्ज है। अब कुछ लोग सोच रहे हैं सर जरूरी थोड़ी ना है कि 5 ही पूरे इनकम के हेड, जिस इनकम से आपने कोई, अगर इनकम टैक्स की नजरों में अगर आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी से पैसा कमाया नहीं तो उसका आपको 0% टैक्स देना है, कुछ भी नहीं पे करना। बट इनकम टैक्स कहता है हम अपने कानून के अकॉर्डिंग इन 5 हिस्सों को मानते हैं कि ये आपने पैसा कमाया और ये पैसे का भुगतान आप ये नहीं कह सकते सिर्फ आप सैलरी का ही टैक्स देंगे ना आप अदर सोर्सेज का टैक्स देंगे, तो वो एक आपकी इलीगल इनकम मानी जाती है जिसे आपने छुपाया। इविएट ऑफ द टैक्सेस कहा जाता है, अवॉइड ऑफ द टैक्सेस कहा जाता है, जिसके लिए आपको पेनल्टी फेस करनी पड़ती है। तो कभी भी सरकार का जो एक हिस्सा होता है वो टाइम टू टाइम आप लोग टैक्सेस पे कर दीजिए, तो उसके दौरान वो पैसा आपकी सोसाइटी में ही यूज होता है, तो इसके रिगार्डिंग इस चीज का ध्यान रखिए, ठीक है जी। तो एक इंसान 5 इनकम टैक्स में 5 हिस्से होते हैं जिसके दौरान एक इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया, क्योंकि ये पेपर में आपको पूछा जाता है कि कौन कौन सी सोर्सेज होती है और कहां-कहां से पैसा कमाया जा सकता है। तो इन सभी को 5 के नाम ध्यान रखिए, 3 ऑप्शन गलत होंगे, एक सही होगा और आपने बताना है क्या ये उनमें से 5 में से क्या वो नाम आपको चूज द करेक्ट में मिला था या नहीं। ये पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट, उसके दौरान इनकम टैक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एक इंसान की उम्र देखना। आई थिंक ये नाम आपने पीछे पढ़ा था, एज ऑफ पर्सन। मैंने अगर आपको थोड़ा फ्लैशबैक, और जिन्होंने मेरा इससे पीछे वाला लेक्चर नहीं देखा तो वो प्लीज इस लेक्चर को अटेंड करने से पहले मेरा लेक्चर नंबर 1 देखिए, उसके दौरान सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। दोबारा आपको जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियोस अपडेट होंगी तो उसमें आपको वो सारे नए लेक्चर नए टॉपिक्स के अकॉर्डिंग मिलेंगे। बट जो लोग इस लेक्चर को प्रॉपर्ली क्लियर करना चाहते हैं तो मेरी उनसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, तो पहला लेक्चर 1 अच्छी तरह से क्लियर कीजिए। अब बात आती है एज ऑफ पर्सन के ऊपर। मैंने पर्सन के बारे में बताया था कि एक इंसान जो पर्सन होता है तो वो पर्सन के दौरान क्या होता है, उसमें इंडिविजुअल, इनकम टैक्स की नजरों में उसे इंडिविजुअल
HUF, AOP, BOI, फर्म, लोकल अथॉरिटी का आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन को मैंने लेक्चर 1 में सारा डिस्कस। बट इनकम टैक्स ये कहता है कि उस इंसान की उम्र कितनी होनी चाहिए कि जिसे हम एक इनकम टैक्स में उम्र के हिसाब से आपको टैक्स की एग्जम्पशन होती है, आपके रेट्स टैक्स किए जाते हैं कि आपको कितने टैक्स पे कितना भुगतान देना है, कितनी इनकम के ऊपर कितना भुगतान देना है। अगर इनकम टैक्स 3 एजेस चलता है, जिन लोगों की उम्र बिलो, याद रखिएगा 60 साल से नीचे है, जिन लोगों की उम्र 60 साल से नीचे है, आपके फादर, आपकी मदर, आपके भाई बहन, जो भी आपके घर में उम्र में 60 साल से नीचे है, वो एक इंडिविजुअल कहलाया जाता है। याद रखिए, जिनकी उम्र 60 साल से नीचे है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसे एक इंडिविजुअल कंसीडर करता है। और उसके बाद ये आपका आ गया पहला पॉइंट, ये पेपर में क्वेश्चन आता है कि इंडिविजुअल किसे कहा जाता है और उसकी एज कितनी होनी चाहिए। तो आपको याद होना चाहिए, पेपर में ऑप्शन होगा बिलो 60, अबव 60, बोथ या नन ऑफ दीज। आपको आंसर याद रखना बिलो 60। नेक्स्ट, उसके दौरान कहा गया है कि जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है बट 80 साल से नीचे है। जिन लोगों की उम्र 60 साल से ऊपर है बट 80 साल से नीचे है, जिनकी उम्र 60 अबव बट बिलो 80 इयर्स, उसमें आप कुछ भी, आपके घर में कोई फैमिली मेंबर्स होंगे या कोई भी एक ऐसे लोग होंगे जिनकी उम्र आपको पता है कि इनकी उम्र 70 है, तो वो किस में फॉल किया, इस कैटेगरी में फॉल किया, 60 से 80 इयर्स में। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, एक सीनियर सिटीजन के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सीनियर सिटीजन। तो इनकम टैक्स में जिनकी उम्र 60 से 80 साल के बीच में होती है उन्हें सीनियर सिटीजन कहा जाता है। तीसरा पॉइंट आपका आ गया, जिनकी उम्र 80 साल से ऊपर होती है उन लोगों को क्या कहा जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उन लोगों को एक सुपर सीनियर सिटीजन माना जाता है कि जिनकी उम्र, अब जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी ले लीजिए, हेमा मालिनी है, ठीक है जी, अमिताभ बच्चन है, धर्मेंद्र जी हैं, तो उनके दौरान अगर उनकी एज 80 से अबव है तो वो एक सुपर सीनियर सिटीजन माने जाते हैं। सिर्फ आपको 3 पॉइंट्स को रिमेंबर रखना है। जिन लोगों की उम्र 60 साल से नीचे है वो किसे कहते हैं? इंडिविजुअल्स को। जिन लोगों की उम्र 60 से 80 साल के बीच में उन्हें कहा जाता है क्या? सीनियर सिटीजन। और जिनकी उम्र 80 साल से अबव है उनके दौरान उन्हें क्या कहा जाता है? सुपर सीनियर सिटीजन के नाम से जाना जाता है। तो आई थिंक आपको ये 2 पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और अगर आपको कुछ इसमें डाउट है तो अपना कमेंट बॉक्स पे क्वेश्चन लिख दीजिएगा। अब इनकम टैक्स किन्हें मानता है? कि जिनकी उम्र, जो एक इंडिविजुअल है, एक HUF है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, AOP है, BOI है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, या कोई भी और अदर SSC जो लायबल करता है टैक्स को पे करने के लिए और इनकम टैक्स से टैक्स वापस लेने के लिए, या कोई भी अपनी ITR फाइल करता है, तो उसके रिगार्डिंग वो कोई भी एक इंसान इनमें फॉल कर सकता है। नेक्स्ट, अब पॉइंट है हमारे पास टेंट इनकम। टेंट इनकम क्या होती है? इनकम 2 तरह से मानता है टैक्स डिपार्टमेंट जो है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमारे इनकम्स को 2 तरह के नजरिए से और भी देखता है। ऐसे लोग जो लीगल इनकम कमाते हैं, ऐसे लोग जो इलीगल इनकम कमाते हैं। लीगल इनकम का मतलब क्या है? आप मार्केट में काम कर रहे हैं, आपके फादर, मदर, ब्रदर अगर घर में कोई भी बिजनेस कर रहा है, तो अगर आपको लगता है वो मार्केट में उनकी गुडविल अच्छी है, इमेज अच्छी है, तो कोई भी सोसाइटी के अंदर एक काम कर रहा है मार्केट, आप गांधीनगर में चले जाइए तो वो लोग सारे टैक्सेस पे करते हैं। कहीं पे भी आप मार्केट में चले जाइए, जो लोग अपने इतना बड़ा बिजनेस एस्टैब्लिश किया होता है, अब बिग बाजार है या कहीं पे वेब मॉल है, तो ये अपनी ITR इनकम टैक्स में फाइल करते हैं, टाइम टू टाइम टैक्सेस पे करते हैं। तो उसके दौरान कानून इनको एक 2 नजरिए से देखता है कि क्या ये इंसान एक लीगल इनकम कमा रहा है, क्या ये इंसान कहीं इलीगल तो नहीं कमा रहा। लखनपुर के दौरान आप देखते हैं कि जब आपको बॉर्डर एरिया क्रॉस करना होता है तो लखनपुर की जो पुलिस होती है, तो वहां पे दौरान जितने भी वहां पे इलीगल या कोई लीगल वे से अगर वो लीगल वे से ला रहा है तो उसकी गाड़ी रिलीज कर दी जाती है, अगर वो इलीगल वे से कुछ ला रहा है तो उसकी गाड़ी टोल प्लाजा पे ही रोक दी जाती है, और जब तक उसकी सारी चेकिंग नहीं हो जाती वो गाड़ी तब तक सीज की जाती है और वो आगे गाड़ी नहीं जाती।
अब आप एक बेसिक कॉन्सेप्ट से समझ जाइए, लीगल इनकम होती है जहां सरकार को अपने टैक्स देने के दौरान आप मार्केट में अपना भुगतान कर और आप मार्केट में अपना सामान बेच, तो सरकार को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, सरकार की नजर आप पर है और वो आपको छूट देती है कि आप अपना बिजनेस कंटिन्यू कीजिए। बट अगर सरकार को पता लगता है कि आपने जो हमें बताया वहां कुछ और बताया और इलीगल इनकम आप कुछ भी लगा लीजिए, किसी को गन पॉइंट दिखा दीजिए, उससे एक्सटॉर्शन का पैसा ले लीजिए, कोई स्मगलिंग कर लीजिए बॉर्डर एरियाज पे, तो वो इलीगल इनकम मानी जाती है। उस इलीगल इनकम को इनकम टैक्स में कोई एग्जम्पशन नहीं है, वो पूरी की पूरी आपकी टैक्सेबल। और जिस इंसान ने कुछ भी ऐसा ड्रग्स कर दिया या कुछ भी और अदर आइटम्स को स्मगलिंग करने का, गोल्ड की बिस्किट की स्मगलिंग की, तो सरकार वो जब्त कर लेती है और उसके दौरान जो भी टैक्स, फीस, फाइन, पेनल्टी जो भी होगा या सजा होगी, सरकार उसके दौरान उस इंसान को वो चीजें इंप्लीमेंट करती है। सबसे पहले आज का टॉपिक आपने क्या पढ़ा इसमें, एक इनकम के बारे में, कहां-कहां से कमाता है, एक इंसान की इनकम और उसकी एज कहां-कहां से राइज होती है और उसकी उम्र कितने के हिसाब से ये आगे आपको डिस्कस किया है। नेक्स्ट आता है टेंड इनकम। टेंड इनकम के बारे में आपको बताया, एक आपकी लीगल इनकम होनी चाहिए, दूसरी आपकी क्या होनी चाहिए, इलीगल इनकम। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर होगा और अगर इनमें कोई डाउट्स रहा तो आप अपना कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक ईयर, जिसे हम एक साल कहते हैं, एक साल के अंदर 12 महीने और 365 दिन होते हैं। ठीक है जी। जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से लेके, जिसे हम एक फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च को हमारी क्लोजिंग होती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देखता है कि 1 अप्रैल से लेके एक इंसान ने 31 मार्च तक कितना पैसा कमाया। ठीक है जी। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन चीजों को बड़ा नोटिस करता है कि 12 महीने साल में 365 दिन में आप कुछ कमाया या नहीं कमाया, बट उसमें आपने किया क्या वो पूरा पर, अगर वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है तो उसके दौरान कुछ भी उसने खरीदा, बेचा या कुछ भी इनकम कमाई, वो 12 महीने में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपकी कैलकुलेट की जाती है। बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है हम उसे भी दो नजरिए से देखते हैं। एक ऐसा साल जो आपका पिछला साल था, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रीवियस है। एक ऐसा साल जो पिछले साल में आपने कमाया, उसका टैक्स आपको असेसमेंट ईयर में देना है। देखिए 2 ईयर्स होते हैं, एक आपका प्रीवियस ईयर, दूसरा कौन सा होता है जी, आपका एक असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर ऐसा ईयर होता है जिस दौरान आप पिछले साल में कोई पैसा कमाते हैं, तो उसके दौरान उसकी असेसेबिलिटी जो होती है वो टैक्सेबल की जाती है असेसमेंट ईयर के दौरान। असेसमेंट ईयर होता है नेक्स्ट ईयर। लाइक फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने यहां पे एक एग्जांपल बनाई है, आपने 1 अप्रैल 2018 से लेके 31 मार्च 2019 तक कोई इनकम कमाई, कुछ भी व्हाटएवर, आपने 10 लाख कमाया, 15 लाख कमाया, तो इस इनकम का भुगतान आपका किस ईयर में होगा, मतलब इसकी टैक्स आपने कब जमा करवाना है, 2019 और एक 20 में। तो प्रीवियस इसमें 2018 और 19 कौन सा ईयर हुआ आपका, एक प्रीवियस, और 19 और 20 कौन सा ईयर हुआ आपका, एक आपका असेसमेंट। ये पॉइंट क्लियर। एक और एग्जांपल लेते हैं क्योंकि इसके नीचे मैंने कुछ क्वेश्चंस भी बनाए हैं आपके लिए। याद रखिए पिछले साल में जो पैसा आप कमाते हैं, अभी जैसे 21 और 22, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किस ईयर को देखेगा, 19-20 को या 20-21 को। सोचिए इसके बारे में, आपके 20 और 21 के अकाउंटिंग पीरियड को देखेगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको टैक्स की लायबिलिटीज को भी पे करना है, जो उस दौरान इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने रेट स्लैब्स इशू किए होंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट उसके दौरान है आपके 2019 और एक 20। अगर 19-20 आपका एक प्रीवियस ईयर है तो आपका असेसमेंट ईयर कौन सा होगा, 2020 और 21। याद रखिए कोई भी इनकम पिछले साल के दौरान किसी भी एक असेसी ने कमाई, उसका भुगतान उसे अगले साल में आने वाले की जो लास्ट डेट होगी उसके दौरान उसे टैक्स पे करना पड़ेगा। ईयर्स को प्रीवियस ईयर और एक असेसमेंट ईयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। ये इसी के रिगार्डिंग आपको एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में एग्जामिनर और ये पेपर में एमसीक्यूज आपको पूछा जाएगा इसके रिगार्डिंग।
क्योंकि देखिए पेपर में आपको सिर्फ टैक्सेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट, और जो भी मैंने ये टॉपिक्स आपके लिए बनाए हैं, एक बेसिक आइडिया इनकम टैक्स, वहां पे आपसे ये पूछा जाएगा कि क्या आप प्रीवियस ईयर के बारे और असेसमेंट ईयर के बारे में जानते थे, क्या आपको वो पॉइंट्स क्लियर था। वहां से आपका कोई भी आपको पांचों हेड की इनकम नहीं बनानी, सिर्फ एक आपको असेसमेंट और प्रीवियस ईयर को फाइंड आउट करना है और उसके रिगार्डिंग अपना आंसर वहां पे मार्क करना है। यहां पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन है, लास्ट में एक न्यूमेरिकल मैंने बनाया है, वो आप चाहें तो इसे उतार सकिए और उसके दौरान अपना कमेंट बॉक्स पे अपना आंसर लिख दीजिएगा। पहले ये दो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपका असेसमेंट ईयर 19-20 है, ध्यान से सुनिएगा, फॉर द असेसमेंट ईयर, इसका मतलब क्या हुआ, एग्जामिनर ने आपको पहले ही क्वेश्चन में असेसमेंट ईयर गिवन किया हुआ। फाइंड आउट द प्रीवियस ईयर, वो क्या पूछ रहा है आपसे, आपका प्रीवियस ईयर इस कुछ फॉलोइंग केसेस के अंदर कुछ केसेस बनाए हैं, और ध्यान से पॉइंट देखिएगा। एक एम्प्लॉय है, ज्वाइन होता है अपनी जॉब के लिए, बट जॉब कब से स्टार्ट की, 10 सितंबर 2018 में। इसे मैं एक्सप्लेन पूरा करके आपको बताता हूं। इसमें यह पॉइंट पूछा गया है कि अगर आपका असेसमेंट ईयर अगला साल 19-20 है और एक एम्प्लॉय एक किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपनी जॉब को ज्वाइन करता है, बट कौन सी डेट को, 10 सितंबर 2018 में, तो ये तो पिछले साल आपके, तो वो पूछ रहा है कि इसका पिछला साल कब से स्टार्ट होगा। यहां देखिए, क्योंकि जब से उसने अपनी जॉब स्टार्ट की वो ईयर कौन सा था, 2018, और हमारी क्लोजिंग कब होगी उसकी, 31 मार्च 2019 के दौरान। तो इसका प्रीवियस ईयर कौन सा कंसीडर किया जाएगा, जिस दिन से उसने अपनी जॉब को स्टार्ट किया और जिस दिन हमारे अकाउंटिंग पीरियड के दौरान उसकी क्लोजिंग। क्योंकि मैंने आपको कहा 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक आप कुछ भी कीजिए, चाहे आप मिड सेशन में अपनी जॉब कीजिए, बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके पिछले साल को ही आपका एक जो आपने उसमें 6 महीने में पैसा कमाया उसकी सैलरी हेड को टैक्सेबल माना जाता है। नेक्स्ट उसके दौरान कहता है जी, ए न्यू बिजनेस इज सेट अप ऑन 1 मई 2018। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि एक नया बिजनेस आपने स्टार्ट किया, बट कौन सी डेट को स्टार्ट किया, 1 मई 2018 में। तो आपका फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से, तो 1 महीने के बाद ही आपने स्टार्ट किया। असेसमेंट ईयर आपका कौन सा है, 19-20, और आपका प्रीवियस ईयर क्या रहेगा, इस दिन से स्टार्ट होगा जिस दिन आपने वो बिजनेस अपना स्टार्टअप किया, 1 मई 2018 से, और क्लोजिंग कब होगी, ये देखिए इसका आंसर है 1 मई 2018 से 31 मार्च 2019 में इसकी क्लोजिंग हो जाएगी। और 11 महीने के दौरान आपने जो भी इनकम कमाई वो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में 19-20 में शो करनी ही करनी है। ठीक है जी, अगर आप नहीं करेंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपना कानून लागू करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है जी, फिर उसके दौरान जो भी आपको फेस करना पड़े वो फ्यूचर में आपको इनकम टैक्स ऑफिसर के पास जाना पड़ेगा। यहां पे एक मैंने क्वेश्चन बनाया है आपको, इसमें मैं इसका आंसर आपको अभी नहीं बताऊंगा, आप इसका आंसर अपने कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा और जो भी इसका रिप्लाई होगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, एक बिजनेस, ए न्यू बिजनेस मेंटेनिंग अकाउंट्स ऑन दिवाली टू दिवाली बेसिस, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। सेटअप ऑन द दिवाली 2018 में, ये 2018 है, याद रखिएगा। इसको मैं एक्सप्लेन करके बता देता हूं। इन चारों में से आपने अपना ऑप्शन बताना है कि इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा। एक इंसान ने अपना, एक इंडिविजुअल ने, किसी भी पर्सन ने अपना बिजनेस सेटअप किया, बट दिवाली आपको जैसा कि याद है कि अक्टूबर या नवंबर के दौरान हमारे यहाँ पे दिवाली आती है। ठीक है जी, तो दिवाली से दिवाली तक उसने बिजनेस किया, बट याद रखिए कब से किया, 2018 से 2018। क्वेश्चन में आपको असेसमेंट ईयर दिया हुआ है 2019 और 20। अब आपने बताना है कि इसका प्रीवियस कब से स्टार्ट हुआ और कब खत्म हुआ, पॉइंट क्लियर, और कितने दौरान उसकी लास्ट डेट क्या थी उसके पिछले साल। तो ये देखिए, ये हमारे ईयर्स आ गए, प्रीवियस, आपके असेसमेंट, ये नीचे इसकी वर्किंग आ गई। ये आपने इसमें से इसे दोबारा से अच्छी तरह से पढ़िएगा, समझिएगा। जो पॉइंट नहीं क्लियर हुआ आप अपना कमेंट बॉक्स पे डाल दीजिएगा। ये पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट उसके दौरान अब कहा जाता है कि रेट ऑफ टैक्स, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसे ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में टैक्स
लगाया जाता है, बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको कहता है मैं कहां तक आपको छूट देता हूं जहां तक आप इनकम कमा सकते हैं। रेट ऑफ टैक्स इंडिविजुअल भी आएंगे, आपके एचयूएफ भी आएंगे, हेड ऑफ द फैमिली, एसोसिएशन ऑफ द पर्सन, बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, और जिनकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 60 साल से नीचे। ये उन लोगों की इनकम है जिनकी उम्र 60 साल से नीचे है और वो कितना पैसा कमा सकते हैं, और ये आपको पिछले साल के रेट्स बताए गए हुए हैं जो लेटेस्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएंगे। बट क्योंकि एक चीज और मैं बता दूं, वहां पे अगर टैक्सेशन में क्वेश्चन आएगा तो वो पिछला साल, ज्यादा से ज्यादा 2 साल और ज्यादा से ज्यादा अगला साल, उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेंगे आपसे, क्योंकि इतनी बैक वो पीछे जाएंगे नहीं। वो आपसे ये जानना चाहेंगे अगर आपको पिछला साल दिया था तो क्या आपको उसका रेट पता, और इस साल के दौरान क्या उसमें चेंजेस आई, क्या हुई या नहीं हुई, उसके दौरान आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अगर एक इंसान अपनी इनकम पूरे साल में 2.5 लाख रुपया कमाता है, कितनी इनकम है जी, पूरे साल में 2.5 लाख, और जिसकी उम्र 60 साल से नीचे है, तो इनकम टैक्स की नजरों में उसे कोई टैक्स नहीं देगा। और पूरे साल का मतलब 365 दिन, और पूरे साल में 12 महीने के दौरान, याद रखिए वो पैसा कहीं से भी हो, कहां से भी आया, जहां से भी आया, बट आपको सिर्फ 2.5 लाख शो करना है कि मेरी इनकम 2.5 लाख से नीचे है, मैं कोई टैक्स देने के लिए लायबल नहीं हूं। ठीक है जी। नेक्स्ट उसके दौरान इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है अगर आपने 2.5 लाख से ऊपर 5 लाख तक कोई पैसा, 5 लाख एक ब्रेक है, इसे हम क्या कहते हैं, एक स्लैब सिस्टम कहते हैं। स्लैब का मतलब होता है इतनी आपको लिमिट तक रुकना है, तो तब आप कितना परसेंट टैक्स देंगे, 5%। अगर आपने 5 लाख को एक्सीड कर दिया बट आपकी इनकम सिर्फ 10 लाख से नीचे, मान के चलिए 9.5 लाख रुपया है, तो आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, आप इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपए से भी ज्यादा है, फिर जितना मर्जी पैसा कमा लीजिए, बट वो भी कुछ कंडीशंस हैं, बट अगर आपकी इनकम 10 लाख को भी एक्सीड कर जाती है, तब आपकी इनकम पे टैक्स कितना देना होगा, 30%। ये पॉइंट क्लियर हो गया जी। तो अगर दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई भी इंडिविजुअल जिनकी उम्र 60 साल से नीचे है, अगर उनकी इनकम 2.5 लाख से नीचे है, लेट्स सपोज 2,40,000, तो उनको कोई टैक्स नहीं देना। अगर किसी इंसान की इनकम 3.5 लाख रुपया है, तो वो किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, 5% की। अगर किसी इंसान की इनकम 8.5 लाख रुपए है, तो वो किस कैटेगरी में फॉल करेगा, 20% की। और अगर किसी इंसान की इनकम 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख, कुछ भी इनकम है, तो उसको कितना परसेंट टैक्स देना पड़ेगा, 30%। याद रखिए पेपर में ये पूछा जाएगा कि इनकम टैक्स ने जो स्लैब बनाई प्रीवियस ईयर 20 और 21 के दौरान, उसमें एक इंडिविजुअल की इनकम कितनी नीचे होनी चाहिए, और अगर वो इनकम इतनी कमाता है तो वो किस रेट पे फॉल करता है। पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट उसके दौरान अगर किसी इंडिविजुअल की एज 60 साल से ऊपर है बट वो 80 साल से नीचे है, अगर उसे हम क्या कहते हैं, एक सीनियर सिटीजन के नाम से कहते हैं, और सीनियर सिटीजन के लिए कुछ उसके लिए बेनिफिट्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बनाए हैं। उस बेनिफिट का है कि इंडिविजुअल के रिगार्डिंग उसको 2.5 लाख थी, यहां पे उसको कितनी मिल जाएगी, 3 लाख रुपए। 3 लाख के दौरान आपको अगर आपके फादर मदर कहीं पे भी गवर्नमेंट या प्राइवेट काम करते हैं, अगर उनकी इनकम पूरे साल के दौरान 3 लाख तक है, तो उन्हें कोई भी टैक्स नहीं देना। ठीक है जी। उसके दौरान अगर उनकी इनकम पूरे साल में 3 लाख से लेके 5 लाख की कैटेगरी में फॉल करती है, अगर मान के चलिए 3 लाख को ऊपर एक्सीड कर दिया, तब उनको कितना परसेंट टैक्स का भुगतान करना है, सिर्फ 5%। ठीक है जी। और अगर उनकी इनकम 5 लाख से भी एक्सीड करती है और 10 लाख से ऊपर है, तब उनको कितना परसेंट टैक्स देना है, 20%। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है अगर उनकी इनकम 10 लाख से भी अबव है, तब उनको सेम 30% टैक्स देना है। बट से बेनिफिट कितनी चीज का मिला आपको, 50,000 का। उनको 2.5 लाख की छूट थी और इनको सिर्फ 3 लाख तक की छूट है। ठीक है। अगर कोई भी इंसान अपनी जिसकी उम्र 80 साल से ऊपर है, जिसे हम सुपर सीनियर सिटीजन के नाम से जानते हैं, उसमें आप अमिताभ बच्चन लगा लीजिए। आप उसमें अब जैसे अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति का शो करने आ रहे हैं, तो वो भी उस चीज के पैसे लेते हैं। फिल्म इंडस्ट्री से जो पैसा मिलता है वो तो टैक्सेबल है ही है, बट जो एक्स्ट्रा उन्होंने प्रोग्राम एक होस्ट किया, तो उसका भी भुगतान देना है टैक्स डिपार्टमेंट को। ये पॉइंट क्लियर। अगर उनकी इनकम पूरे साल के दौरान 5 लाख से नीचे, लेट्स सपोज 4.5 लाख, तो कोई टैक्स नहीं दो।
अगर उनकी इनकम 5 लाख से अबव है और 10 लाख तक है, तब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उन्हें चार्जेबल करेगा कितना परसेंट? 20%। बट अगर उनकी इनकम 10 लाख से भी ऊपर चले जाती है, तब उनकी इनकम का टैक्सेबल भुगतान कितना होगा जी? 30% टैक्स देना पड़ेगा। आई होप आपने सीनियर, इंडिविजुअल और सुपर सीनियर सिटीजन की स्लैब्स को अच्छे से पढ़ लिया होगा। उनके टैक्स रेट्स की धारा भी आपने देख ली हुई है, क्योंकि इन्हीं रेट्स के अकॉर्डिंग आपको इनकम टैक्स में अपना टैक्स जमा करवाना पड़ता है। और यही एक आपके इंडिविजुअल को वहां पे पेपर में आपसे स्लैब्स पूछी जाती हैं कि बताइए जिनकी उम्र 60 से 80 साल तक है, तो उनको इस इनकम पे कितना टैक्स जमा करवाना है। तो वो आपको ये रेट्स भी याद होने चाहिए और उनके टैक्स की एज और उनके जो भी इनकम्स की बनाएगी स्लैब्स। नेक्स्ट उसके दौरान आता है, अगर कोई भी बिजनेसमैन, बच्चों के माइंड में ये होता है कि सर अगर कोई पार्टनरशिप केस है, ये तो आपने बताया इंडिविजुअल जो हमारे सेल्फ एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, अगर उनकी इनकम ही है, अगर कोई पार्टनर मिलजुल कर कोई गांधीनगर में जिम खोल रहे हैं या कोई हेल्थ क्लब खोल रहे हैं या कोई एक रेस्टोरेंट बना रहे हैं, अगर वो पार्टनर है ए, बी और सी, तीनों ने पैसा मिलकर कमाया 30 लाख रुपए, 10 लाख बोलेंगे, 10 लाख बोलेंगे, 10 लाख बोलेंगे, तो उनको कितना परसेंट देना है? उनको नहीं देना, वो पार्टनरशिप फर्म ने जो इनकम कमाई है उसका 30% टैक्स देना है। पॉइंट क्लियर है जी? नेक्स्ट उसके दौरान अगर किसी भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपने कोई पैसा कमाया, तो मैंने पीछे भी आपको एक डिस्कस किया था, कैपिटल गेन होता है कि आप अपनी प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग कोई भी पैसा कमा रहे हैं और उस प्रॉपर्टी को बेचने के दौरान आपने कुछ कमाया, तो इनकम टैक्स की नजरों से बचना मुश्किल है, क्योंकि वो आपको प्रॉपर्टी के दौरान आपकी परचेज सेल डीड बनती है, तो उसके दौरान आपको उसका कोर्ट में भी एक रजिस्ट्रेशन होता है, वो सारी चीजें एक लीगल प्रोसीजर से चलती हैं, तो उसके दौरान आपको साल में कितना परसेंट टैक्स देना है? 15%। रेट्स याद रखिए, रेट्स बहुत बार पूछे जाते हैं पेपर में, और उनके आपको कितना कितना, अगर वो पेपर में पूछेगा कि इफ एनी पर्सन has to arise a short term capital gain in the previous financial year, in which rate he is liable to pay the taxes to the government? 10%, 15%, 20% या 25%? तो आपका आंसर क्या रहेगा? 15%। अगर यही गेन आपने एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाया, तो सरकार की नजरों में आपने कितना परसेंट टैक्स देना है उसका जी? 20%। ठीक है जी। और अगर फॉर एग्जांपल लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, लास्ट पॉइंट है, अगर आपने कोई लॉटरी, कोई गैम्बलिंग, कोई स्पेकुलेटिव, कोई सट्टा लगाकर या कुछ भी आपने इनकम कमाई, आपने 100 रुपया डाला, 1 लाख रुपए की आपकी लॉटरी, कोई बैटिंग के ऊपर, कोई हॉर्स रेसिंग के ऊपर कोई आपने पैसा लगाया, या कैसीनो में जाकर आपने क्लब में जाकर कोई पैसा जीता, तो इनकम टैक्स की नजरों में वो भी टैक्सेबल माना जाएगा और उसके ऊपर आपको सरकार को 30% है। अब कौन बनेगा करोड़पति? आते हैं जो जम्मू के लोग जो काफी यहां से गए हैं, श्रीनगर की लड़की गई, यहां से विश्वनाथ से लड़का गया, एसडीपीओ जम्मू से गए, तो उन्होंने जितना भी पैसा कमाया उनको एक लीगल माना गया, क्योंकि उनको ऑलरेडी टैक्स जो था वो अकाउंट में से कट जाता है और सरकार को पैसा वो जमा, अगर उन्होंने 1 करोड़ रुपया जीता है तो 1 करोड़ का सरकार उनसे टैक्स मांगेगी, तो जितना भी आपका टैक्स 30% के दौरान बनता होगा वो सरकार को आपको सबमिट करवाना है। पॉइंट क्लियर है जी? तो आप टीडीएस काट के देख लीजिए उसके दौरान आपका कितना बनता है। तो ये सारा आपको एक बार मैं गो थ्रू दोबारा से एक बार रिपीट करवा देता हूं। सबसे पहले आपने आज पढ़ा इनकम के बारे में, दूसरा आपने एक इंसान की एज पढ़ी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कितनी तरह से उसकी एज, और टेंड इनकम के बारे में पढ़ा। उसके दौरान आपने हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के दौरान ये भी जानना कि प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर क्या होते हैं। उसके दौरान मैंने कुछ आपको एग्जांपल दी और इसका अपना कमेंट बॉक्स पे क्वेश्चन कर दीजिएगा, इसका भी करेक्ट आंसर आपको रिप्लाई बहुत जल्द मिल जाएगा। बट इसे सोचिएगा, समझिएगा, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि दिवाली से दिवाली तक आपने बिजनेस किया तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आपने रेट्स इसके बारे में जाने, ये एक इंडिविजुअल के हैं, ये एक जिनकी उम्र 60 से ऊपर है और जिनकी उम्र 80 से ऊपर है, तो इसके दौरान आपने इनके शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले जितने भी हमारे लेटेस्ट वीडियो हैं तो वो आपको अपडेट रहे, तो उसके दौरान अब बात आती है, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द टैक्स, टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द टैक्स। अब आप फंस जाते हैं वहां पे कि सर हम इसे टैक्स कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, हमें टैक्स निकालना ही नहीं आता, हम कैसे कितना टैक्स जमा करवाएं। इनकम तो आपने बता दी कि इतना पैसा तक आप कमाइए,
बट सर हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इसके अलावा भी कोई और प्रोसीजर है क्या, इसी चीज को यूज करके टैक्स पे किया था? तो काफी ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में, वो आपको एक इनकम, क्योंकि क्वेश्चन की डिस्कशन भी मैं आपको नेक्स्ट एक वीडियो में आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लाऊंगा, जिसमें आपको पहले थ्योरेटिकल को क्लियर करना था, और जिन्होंने नहीं किया वो फर्स्ट लेक्चर को दोबारा से पढ़िए, सेकंड लेक्चर को दोबारा, फिर उसके रिगार्डिंग जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं आप अपने कमेंट बॉक्स पर डालिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी लेके आऊंगा और कुछ रेट्स भी। तो इसी के दौरान आई होप आप सबने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, और जिन्होंने अभी तक, जो आज न्यू मेंबर्स हमारे साथ जुड़े हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ये आपको जो भी हमारे लेटेस्ट वीडियोस अपडेट होंगे वो आपको एक बेनिफिट ही देंगे फ्यूचर में। तो थैंक यू क्लास सो मच।